ओके, सो वेलकम बैक। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पोर्ट्स इंजुरीज एंड इट्स टाइप्स। दैट मीन्स द इंजुरीज विच आर फाउंड इन स्पोर्ट्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज। खेल में पाए जाने वाले जो अलग अलग चोट है और उसके अलग अलग टाइप्स है, उसके अलग अलग प्रकार के जो चोट पाया जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। खेल के साथ, खिलाड़ी के साथ इंजरी जो होती है, चोट जो होता है, एक साथी है। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन इंजरी। तो इसीलिए इंजरी को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इंजरीज को हम लोग समझना पड़ता है, and the earlier we take care of the injuries, the better it is for the sports person to overcome and continue his sports career या sports जो performance। So पहले हम लोग देखते हैं what are the various injuries that can be seen in the sports। So what are sports injuries? It refers to the kinds of injuries that mostly occur during sports or exercise। तो क्या होता है? वो इंजुरी, वो चोट जो खेल के दौरान या कसरत के दौरान ज्यादातर देखा जाता है। मतलब दो मोस्टली कॉमनली ऑकर, बहुत ज्यादा दिखा जाता है। तो सम स्पोर्ट्स इंजुरीज रिजल्ट फ्रॉम एक्सीडेंट्स। कुछ स्पोर्ट्स इंजुरीज ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट के कारण होता है। जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होता है, उस दुर्घटना के दौरान भी कुछ स्पोर्ट्स इंजुरीज होते हैं। अब ये दुर्घटना कुछ खेल के दौरान हो सकता है या सामान्य दुर्घटना भी हो सकता है। बाकी जो इंजुरीज जो होता है, अदर्स आर ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण के दौरान अगर सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, खेल में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम लोग, जो सामग्रियां यूज करते हैं खेल के लिए, अगर वो सटीक रूप से सही तरीके का इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं उसमें भी हो सकता है, चोट लग सकता है। कंडीशनिंग अगर सही नहीं कर सकते, लैक ऑफ कंडीशनिंग में ऑल्सो लीड टू स्पोर्ट्स इंजुरीज। मतलब हम लोग जब कंडीशनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस दौरान, कंडीशनिंग के दौरान अगर सही तरीके से कंडीशनिंग नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग खेल में जाते हैं तो उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी चोट लगने का संभावना बढ़ जाता है। एंड इनसफिशिएंट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। अगर पर्याप्त मात्रा में हम वार्म अप नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, तो हम जब खेल में जाते हैं हमारा बॉडी उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, उतना स्टडी नहीं रहता है उस परफॉर्मेंस करने के लिए। तो अचानक से हमारा जो सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक स्ट्रेस पड़ता है, विच में लीड टू इंजुरीज। देखा जाता है कि virtually any part of the body can be injured during sports or exercise। So theoretically it is that शरीर के कोई भी हिस्सा जो जब खेल में हम लोग भाग ले रहे हैं उसमें चोट लग सकता है। कोई भी हिस्सा सर से लेकर पैर तक कोई भी हिस्सा हमारा चोट लग सकता है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग यहां पर जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम कैरम या चेस की बात नहीं करते हैं, शतरंज की बात नहीं कर रहे हैं, कैरम की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का विच रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ बॉडी मूवमेंट। स्पेसिफिकली जैसे हम लोग आउटफील्ड में फील्ड गेम्स जो होते हैं, या ट्रैक एंड फील्ड हो सकता है, या हम लोग जो अलग अलग कोर्ट गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन हो सकता है, टेबल टेनिस, आपका व्हाट इज कॉल्ड लॉन टेनिस हो सकता है, टेनिस हो सकता है, स्क्वाश हो सकता है। सो इस ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
सो मोस्ट स्पोर्ट्स इंजुरीज कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली। देखा गया है कि जब भी इंजुरी लगता है, चोट लगता है खेल के दौरान, वो चोट को हम लोग इफेक्टिवली मतलब काफी सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल हु सफर इंजुरीज कैन रिटर्न टू अ सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर एन इंजुरी। तो जो लोग को चोट लगा है, जिनको खेल के दौरान चोट लगा है, अगर उन्हें सही प्रकार से उपचार किया जाए, सही प्रकार से उनका पुनर्वास किया जाए, तो चोट लगने के बाद दोबारा वो एक ऐसे स्थिति में वापस आ जाते हैं जिसमें वो काफी सही मात्रा में, सही रूप में अपना काम कर सकते हैं। Many sports injuries can be prevented if people take proper precautions. बहुत से ऐसे खेल में लगने वाले चोट ऐसे हैं जिससे बच सकते हैं, which can prevented, अगर हम लोग सही सावधानियां बरतेंगे। चोट को रोक सकते हैं, उसको चोट का जो दुर्घटना है उसको रोक सकते हैं। We can stop the formation this injuries from being occurring, अगर उसे हम प्रॉपर कुछ सावधानियां बरतेंगे तो खेल के दौरान। स्पोर्ट्स इंजुरीज का टाइप्स देखते हैं, कितने प्रकार के चोट लगते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके, क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंजुरीज को। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, मतलब शरीर के कौन कौन से अंग अफेक्ट हुआ है, कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट हुआ है, कौन कौन से जो तंत्र होते हैं वो अफेक्ट हुआ है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग, डिपेंड करके हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक द मसल्स, लिगामेंट मतलब मसल इंजुरी, क्योंकि वो मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट किया है। लिगामेंट इंजुरी, वो हमारा जॉइंट्स के आसपास रीजन को अफेक्ट किया है। टेंडन इंजुरी, बोन इंजुरी, फिर साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर इंजुरी, नर्वस सिस्टम इंजुरी। तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, उसमें इफेक्ट कहां पर इफेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिपेंड कर टाइप को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, मतलब जो चोट लगा है वो कितना गहरा चोट है, कितना गंभीर चोट है। इट में भी माइल्ड, मामूली चोट है, मॉडरेट, मध्य वर्ग की चोट है, और सीवियर, बहुत गंभीर चोट है। सो इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अपीयरेंस, मतलब ये चोट जो है कब देखा गया है, ये चोट कब देखा गया है, खेल के दौरान देखा गया है, खेल के बाद देखा गया है, धीरे धीरे इसका उत्पत्ति हुआ है, ये सब चीज एक पार्ट रहता है जहां से पता चलता है कि चोट किस प्रकार के हैं। सो इट में बी अ एक्यूट इंजुरी जो उसी क्षण हुआ है, क्रॉनिक, जीर्ण या ओवरयूज, बहुत धीरे धीरे उसका उत्पत्ति हुआ है। सो इट कैन बी एक्यूट, क्रॉनिक और ओवरयूज इंजुरी। अब देखते हैं अलग अलग जो एरियाज जो जहां पर इंजुरीज होते हैं उसमें क्या क्या प्रकार के इंजुरी होते हैं, मतलब उसको सब टाइप देखते हैं हम लोग अभी। तो पहले देखते हैं मसल इंजुरी या मसल ट्रॉमा। Now this takes place when muscle is exposed to the forces that are beyond its capacity in intensity or volume to sustain so that the damage to the muscle occurs. तो मसल ट्रॉमा, मसल में चोट जो होता है ये कब होता है, जब कोई मसल जो होता है वो मसल किसी बल जो होता है, जब खेल के दौरान क्या होता है, खेल के दौरान हम लोग ऐसे बल प्रयोग करते हैं जो हमारे सामान्य स्थिति में उसके तुलना में ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जब बल प्रयोग होता है, वो बल अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग होती है, देन व्हाट हैपेंस, द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। क्यों? क्योंकि ऐसा एक बल उसके ऊपर प्रयोग हुआ है जो सामान्य रूप से उसके ऊपर प्रयोग नहीं होता है। अब देखा जाता है कभी कभार
वो बल इतना ज्यादा होता है कि जो मसल्स जहां पर प्रयोग हुआ है उस मसल्स के ऊपर जब प्रयोग हो रहा है वो मसल्स उसको ले नहीं पाता है। इट इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। हो सकता है इंटेंसिटी या वॉल्यूम, मतलब उसका इंटेंसिटी या मात्रा जो होता है वो इंटेंसिटी हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है। टू सस्टेन मतलब उसको सहन नहीं कर सकता है मसल, जिससे चलते क्या होता है, मसल फाइबर में डैमेज होता है। मसल फाइबर डैमेज होता है। अब वो किस प्रकार क्या क्या डैमेज होती है, एक होता है मसल स्ट्रेन इंजुरी। मसल स्ट्रेन दैट इज बेसिकली मसल पुल जिसको बोलते हैं, खिंचाव, खींच जाता है। जैसे आप रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को थोड़ा सा खींचोगे तो क्या होगा, उसका जो टाइटनेस है वो टाइटनेस थोड़ा सा कम होता है। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं मसल पुल बोलते हैं या मसल स्ट्रेन बोलते हैं। देन मसल रप्चर। रप्चर मतलब क्या होता है, टूट जाना, ब्रेक। ब्रेक तो अगर आप वही रबर बैंड की मैं बात करता हूं, अगर रबर बैंड को खींच रहे हो तो थोड़ा सा खींचा जाता है, अगर ज्यादा खींचो क्या होता है, वो टूट जाता है। दिस इज बेसिकली रप्चर, तो मसल रप्चर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कॉन्ट्यूशन इंजुरी। कॉन्ट्यूशन मतलब उसमें आपका कॉम्प्रेसिव फोर्सेस एक्ट होता है, मतलब कोई हेवी ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी को दबाते हो, किसी को मारते हो। जैसे आप सिंपल एग्जांपल, एक आप आपका हार्ड स्ट्रक्चर ले लो और उसको ठोको। ठोकने से क्या होगा देखना, वहां पर एक निशान पड़ जाएगा, टूटेगा नहीं लेकिन निशान पड़ जाएगा, दब जाएगा, जिसको दब जाना, कंप्रेस्ड हो जाना। तो कॉन्ट्यूशन इंजुरी इज बेसिकली जो दब जाता है। द मसल फाइबर्स गेट कॉम्प्रेस्ड, थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है। दिस इज नॉट अ रप्चर, टूटता भी नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट, खिंचाव भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर आपका क्या होता है, थोड़ा सा वो दब जाता है। देन मसल इंजुरी ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ बोन। फ्रैक्चर ऑफ बोन मतलब हड्डी टूट गया है, हड्डी टूटने के कारण मसल इंजुरी हुआ है। ये बहुत बार देखा जाता है खिलाड़ियों में, खेल में जब हाई वेलोसिटी फोर्सेस एक्ट होता है तब बहुत बार हड्डियां टूटते हैं, और जब हड्डी टूट जाता है तो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ जो मसल होता है उसके ऊपर भी खिंचाव आता है। कभी कभी उसमें भी आपका रप्चर या उसमें आपका जो स्ट्रेन या रप्चर देखा जाता है। देन मसल इंजुरी ड्यू टू लैसरेशन एज इन सर्जरी। जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से कहीं पर कुछ कट गया तो उसमें मसल इंजुरी होती है। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग तीरंदाजी में हो सकता है, या बहुत बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल है उसमें अपना जो फेंसिंग होता है, मतलब तलवारबाजी जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में आपका मसल इंजुरी होती है, इट इज अ लैसरेशन टाइप। जैसे आप ब्लेड से कहीं पर काटोगे तो उसको जो होता है उसको लैसरेशन होता है, डीप वुंड which is produced because of a sharp object. So these are the types of muscle injuries that is seen in case of sports. Then injury to the bones. हड्डियों में जो चोट लगता है, बोन्स में जो इंजुरी होती है वो प्राइमरीली एक ही प्रकार का होता है, दैट इज बेसिकली फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूट जाना। A fracture takes place due to a high intensity of force or low BMD of the bones which are unable to sustain even mild to moderate intensity of the forces. फ्रैक्चर क्यों होता है? फ्रैक्चर दो कारण से हो सकता है। एक, बहुत हेवी फोर्स, हाई इंटेंसिटी फोर्स जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा बल किसी एक हड्डी के ऊपर प्रयोग होता है, तब देखा गया है वो हड्डी उस बल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है और हड्डी टूट जाता है। दूसरा कब होता है? हड्डी कमजोर है। हड्डी कमजोर होने के कारण बल उतना हाई इंटेंसिटी नहीं है, एक सामान्य बल है, लेकिन हड्डियां कमजोर होने के कारण वो सामान्य बल को भी ये मेरा हड्डी सहन नहीं कर पाता है और हड्डी टूट जाता है। दो तरीके से हो सकता है। इसीलिए जब बुजुर्ग लोग खेलते हैं
उनमें चोट लगना या फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है क्योंकि गिर जाते हैं। देखिए, एक यंग इंडिविजुअल जो खिलाड़ी होंगे वो अगर खेलते खेलते गिर जाते हैं तो उनका हड्डी टूटेगा नहीं। एक फुटबॉलर जो नेशनल लेवल का फुटबॉलर हो या इंटर यूनिवर्सिटी खेल रहा हो, इंटर कॉलेज खेल रहे हो, वो फुटबॉलर जो है वो अगर गिर भी जाता है खेलते खेलते उसका जनरली हड्डी नहीं टूटेगा। लेकिन आप सीनियर जो है अबव 50 या अबव 60 रिटायर्ड पर्सन जब खेलते हैं, अगर वो खेलते खेलते गिर जाते हैं, फुटबॉल मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो गिरने के चलते उनका फ्रैक्चर होने का संभावना बढ़ जाता है, हड्डी टूट जाता है। पैर का हड्डी जो होता है, थाई बोन जो होता है, वो टूट जाता है बहुत बार। सो इट इज बेसिकली ऑफ द रीजन इज टू टाइप्स, वन हाई वेलोसिटी फोर्स और सेकेंड लो बीएमडी ऑफ द बोन्स। बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी। दोनों कारण से हमारा हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे? फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द बोन, दैट इज कंटिन्यूटी इन द बोन that can occur from either a quick one-time injury to the bone, that is the acute fracture, or for repetitive stress to the bone over time, that is a stress fracture. तो फ्रैक्चर जब होता है उसको क्या है? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। हड्डी में एक ब्रेक आ जाता है, मतलब हड्डी क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका एक एंड से दूसरे एंड तक वो एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर वहां पर कोई ब्रेक हो जाता है, मतलब एक हड्डी दो भाग में टूट जाता है, तो इट इज नोन एज अ फ्रैक्चर। दो से अधिक भी हो सकता है, उसमें कहीं पर क्रैक आ जाता है, तब भी वो फ्रैक्चर है। मतलब जो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी अगर टूट जाता है तो इट इज अ फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर दो कारण से हो सकता है, दो तरीका का हो सकता है। एक, बहुत हाई वेलोसिटी फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हिट किया और हड्डी दो टुकड़ों में या तीन टुकड़ों में आपका भाग हो गया। दिट इज नोन एज द एक्यूट फ्रैक्चर, इट इज एन वन टाइम इंजुरी। दूसरा क्या हो सकता है कि बार बार लगातार ओवर अ टाइम क्या है, हड्डी के ऊपर लो वेलोसिटी फोर्स एक्ट कर रहा है, लो वेलोसिटी फोर्स एक्ट कर रहा है, जिससे क्या होता है, फ्रैक्चर इमीडिएटली नहीं होता है, लेकिन वो फोर्स जो है वो लगातार एक्ट करने के कारण हड्डी में कुछ स्ट्रेस, तनाव तैयार होता है। उस तनाव के चलते क्या धीरे धीरे हड्डी जो है वो टूट जाता है। इमीडिएटली नहीं टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। जैसे राजमिस्त्री लोग जब काम करते हैं, आप सब ने देखे होंगे कि वो जब ईंटा को तोड़ते हैं, वो धीरे धीरे वो जो उनके लोहे का जो फ्लैट जो आपका ये है इक्विपमेंट है जिससे वो मसाला लगाते हैं, तो वो उससे वो साइड्स उसके किनारे से, एज से वो उस ईंटे को धीरे धीरे चारों तरफ से मारता रहता है, और 2-3 बार 4 बार मारने के बाद देखेंगे ईंटा जो है उसके साइज के शेप के हिसाब से वो टूट जाता है। कभी कभार उनको हाफ ईंटा चाहिए होता है, या 2/3 चाहिए होता है, या 1/3 चाहिए होता है, उस हिसाब से वो लोग ईंटा को तोड़ते हैं। और ईंटा अगर ऐसे ऊपर से गिर जाता है तो ईंटा अलग अलग पार्ट में टूटता है, उसमें हमें पता चलता है कि एक बार में वो टूट गया। सो दिस इज बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ फ्रैक्चर, दैट इज द एक्यूट फ्रैक्चर एंड द स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो एक्यूट फ्रैक्चर कैन बी सिंपल फ्रैक्चर, a clean break with little damage to surrounding tissue, और a compound fracture। acute fracture कैसे हो सकता है? एक simple fracture हो सकता है जिसमें एक clean break, एक single break जैसा हो और आसपास के टिश्यू में कोई खास डैमेज ना हो, या compound fracture होता है जिसमें क्या है कि हमारे हड्डियां जो होती है वो दो टुकड़े में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, और साथ साथ वो जो हड्डियां जो टूटा हुआ है वो आसपास के जो स्ट्रक्चर है उसको भी वो कमजोर करता है, उसको भी वो डैमेज करता है, जिसके चलते कभी कभार देखा गया है कि हड्डियां जो है वो हमारा जो स्किन है उस स्किन को भेद करके बाहर आ जाता है। दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन, वेरी
serious condition. Most acute fractures are emergencies. जितने acute fracture है ये सभी जो है हमारा इमरजेंसी होती है. क्यों? क्योंकि fractures itself is a very threatening condition. The one that breaks the skin is especially the dangerous because there is a high risk of infection. तो जो फ्रैक्चर जिसमें मेरा हड्डी टूट के स्किन को भेद करके बाहर आ गया है वो ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो स्किन के बाहर हो गया है, एनवायरनमेंट के साथ उसका कांटेक्ट है, इसीलिए इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है. अब देखेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज अ ब्रेक इन द बोन कॉज्ड बाय रिपीटेटिव स्ट्रेस सच एज वॉकिंग और रनिंग. जैसे दौड़ते हैं या हील के बल पे चलते हैं, उसमें क्या होता है, बार बार जो एरिया है उस एरिया में लो वेलोसिटी फोर्स लेकिन रिपीटेशन बार बार रिपीट हो रहा है. आप दीवार में छोटा सा एक पत्थर लो और उसमें बार बार उसमें हिट करते जाओ. कुछ समय बाद देखना दीवार में जहां पर हिट कर रहे हो वहां पर हल्का सा जो प्लास्टर है उसमें क्रैक आ गया है. एक बार में कुछ नहीं हुआ, 2 बार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार आप उसी एरिया पॉइंट पे आप हिट करोगे तो देखोगे वहां पर क्रैक आ गया है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेस फ्रैक्चर. It may be a crack and it can progress to a complete break. Stress fractures occur largely in the feet and the legs. क्योंकि ये हमारा वेट बियरिंग एरिया है, लेग और फिट, और साथ साथ ये एरिया है जो लगातार जमीन के साथ, सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है. और जब भी कांटेक्ट में आता है एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, उस बोन्स के ऊपर एक्ट करता है, फुट के ऊपर, लेग के ऊपर, जिसके चलते वहां पर स्ट्रेस होती है. अब अगर हमें वहां पर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहीं स्ट्रेस जो है धीरे धीरे फ्रैक्चर के में वो परिवर्तन हो जाएगा. इट इज कॉमन इन स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर रिपीटेटिव इम्पैक्ट, प्राइमरी रनिंग और जंपिंग स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक्स, ट्रैक एंड फील्ड. जिम्नास्टिक्स या ट्रैक एंड फील्ड जैसे गेम्स है जहां पर कॉन्स्टेंटली पैर को ठोकना पड़ता है जमीन में, उस कंडीशन में ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का संभावना बढ़ा रहता है. तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? दैट इज पेन, दर्द. शुरुआत में क्या होता है? दर्द एट द साइट दैट वर्सन्स विथ वेट बियरिंग एक्टिविटी. सो पेन कहां पर देखा जाता है? जहां पर मेरा फ्रैक्चर देखा जा रहा है या फ्रैक्चर की शुरुआत ही है, वहां पर मुझे दर्द होता है. और जैसे हम लोग वेट बियरिंग करते हैं, मतलब उस स्थान के से हमारा शरीर का वजन ट्रांसमिट करते हैं, तभी वो दर्द जो है और बढ़ जाता है. टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफन एक्कम्पनी द पेन. बहुत बार देखा गया है कि वहां पर छूने से दर्द और हल्का सा सूजन भी देखा जाता है साइट ऑफ द फ्रैक्चर में. We are talking of stress fracture. It is a type of chronic injury. अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं लिगामेंट और टेंडन स्प्रेन. मसल का स्ट्रेन होता है, लिगामेंट और टेंडन का स्प्रेन होता है. मतलब खींच जाना, मोच जिसको बोलते हैं हम लोग, लिगामेंट या टेंडन का मोच. टेंडन और लिगामेंट, ऑल्दो these two structures are two different entity. लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ जोड़ता है और टेंडन जो है एक हड्डी को एक मसल के साथ जोड़ता है, या एक मसल अपना टेंडन के माध्यम से एक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है. लेकिन अगर हम लोग दोनों का, टेंडन और लिगामेंट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो देखेंगे दोनों ही मेरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, जो संकुचन नहीं करता है, कर नहीं सकता है. दे आर बेसिकली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर विथ
वेरी माइल्ड इलास्टिसिटी, उसका इलास्टिसिटी बहुत कम होता है। इसीलिए दोनों का इंजुरी प्रोफाइल भी लगभग एक जैसा ही है। तो देखते हैं क्या क्या इंजुरी होती है। ग्रेड 1 इंजुरी, ग्रेड 1 में क्या होता है? इट इज माइल्ड स्प्रेन, देयर इज अ स्ट्रेच इन द लिगामेंट, लिगामेंट में स्ट्रेच होता है, माइल्ड है यहां पर। देयर इज नो माइक्रोस्कोपिक टियर, कोई मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे तो जो फाइबर जो होता है, टेंडन के फाइबर्स होते हैं, लिगामेंट के जो फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स वगैरह होता है, तो ये फाइबर्स में कोई टियर नहीं हो पाया जाता है। देयर इज लिटिल स्वेलिंग, जहां पर चोट लगा है वहां पर स्वेलिंग, सूजन बहुत माइन्यूट रहता है, बहुत कम रहता है। लिटिल टेंडरनेस, बहुत कम, हल्का सा छूने से दर्द होता है। मिनिमल और नो फंक्शनल इंपेयरमेंट, मतलब कार्य क्षमता जो होता है वो कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं पाया जाता है। मतलब जिस संधि में, जिस जोड़ में ये चोट लगा है वहां पर उस जॉइंट का, उस स्ट्रक्चर का कोई फंक्शनल लॉस नहीं होता है। वो स्ट्रक्चर के माध्यम से जो काम संभव होता है वो काम हो पाता है। मतलब काम में कोई रुकावट नहीं आता है, कार्य में कोई रुकावट नहीं आता है। देयर इज नो जॉइंट इंस्टेबिलिटी, जॉइंट का जो संतुलन है वो संतुलन भी बढ़िया प्रॉपरली मेंटेन होता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी जॉइंट में डेवलप नहीं होता है। ये ग्रेड 1 इंजुरी में। अब ग्रेड 2 इंजुरी देखते हैं। ग्रेड 2 इंजुरी में क्या हो? इट इज अ मॉडरेट स्प्रेन, ये मध्यम वर्ग का मोच है। इट इन्वॉल्व्स अ पार्शियल टियर ऑफ द लिगामेंट विथ मॉडरेट स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। तो यहां पर क्या लिखा जाता है? यहां पर देयर इज अ पार्शियल टियर, द टियर ऑफ द लिगामेंट इज पार्शियल, 25%, 30% टियर यहां पर हो सकता है लिगामेंट का। और यहां पर स्वेलिंग भी देखा जाता है, स्वेलिंग, सूजन और टेंडरनेस, छूने से दर्द, ये दोनों चीज देखा जा सकता है। देयर कैन बी सम लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड माइल्ड जॉइंट इंस्टेबिलिटी। तो जॉइंट का जो कार्य क्षमता होती है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, और साथ साथ जो जॉइंट का जो इंस्टेबिलिटी, संतुलन जो है, संतुलन भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड होगा। देन ग्रेड 3 लिगामेंट इंजुरी, जो मोच लगता है ग्रेड 3 का, इसमें सीवियर है, बहुत गंभीर है स्प्रेन। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट, जो लिगामेंट है लगभग उसका कंप्लीट टियर, मोर देन 75% ऑफ द लिगामेंट इज टॉर्न, 75% से ऊपर लिगामेंट टियर हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट टियर, विथ सीवियर स्वेलिंग, बहुत ज्यादा सूजन होता है वहां पर। इकाइमोसिस, इकाइमोसिस मतलब खून जम जाता है, और टेंडरनेस, छूने से दर्द। ये सभी फीचर्स मुझे बहुत एक्सेस मात्रा में, एक्सट्रीम मात्रा में दिखेगा इफ देयर इज अ ग्रेड 3 टियर। इट इज इनएबिलिटी टू बियर वेट ऑन द एक्सट्रीमिटी। ग्रेड 2 में क्या है? थोड़ा बहुत जॉइंट इंस्टेबिलिटी था, यहां पर जहां पर चोट लगा है उस जॉइंट में तो वजन ले ही नहीं पाएंगे। मैकेनिकल जॉइंट इंस्टेबिलिटी, मतलब अगर हमारा अपर लिम्ब में होता है तो मैकेनिकल जॉइंट, मतलब वहां पर मूवमेंट संभव नहीं होती है। अपर लिम्ब में जहां पर वेट बियरिंग की बात नहीं होती है वहां पर मेरा मूवमेंट, फंक्शन में कमी आ जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जहां पर वेट बियरिंग की बात होती है वहां पर मेरा वेट बियर करने में तकलीफ होता है, दर्द होता है। सो दिस इज अबाउट द इंजुरी टू लिगामेंट एंड टेंडन, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब देखते हैं इंजुरी टू साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर्स। जो साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर है उसमें चोट लग सकता है। तो वहां पर एक साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर में क्या क्या हिस्सा रहता है? साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर में रहता है, बाहर में जॉइंट कैप्सूल रहता है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर में मेरा साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, उसके अंदर में रहता है मेरा साइनोवियल फ्लूइड रहता है, और उसके बाद रहता है साइनोवियल फ्लूइड मेरा कांटेक्ट में किसके साथ आता है? मेरा आर्टिकुलर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है। आर्टिकुलर सरफेस में बाहर का कवरिंग क्या होता है? वो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अंदर में क्या रहता है? अंदर में रहता है मेरा बोन्स।
सो यहां पर जब चोट लगता है साइनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर में, तो कहां कहां चोट लग सकता है? एक है मेरा आर्टिकुलर कार्टिलेज में चोट लग सकता है, दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट और कैप्सूल में भी चोट लग सकता है। मतलब जो जॉइंट कैप्सूल है उसके अंदरूनी हिस्से में मेरा साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, उसमें भी चोट लग सकता है। और तीसरा जॉइंट डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो सकती है, मतलब जॉइंट जो है हड्डियां जो है खसक सकता है। डिसलोकेशन और सबलक्सेशन का मतलब क्या है? अगर ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बोन का वो 25% या उससे कम रहता है, वी जनरली कॉल इट एज अ सबलक्सेशन। लेकिन उससे ज्यादा होता है, वी कॉल इट एज अ डिसलोकेशन। सबलक्सेशन में क्या होता है? जो आर्टिकुलर सरफेस कुछ हद तक आपस में कांटेक्ट में रहता है, और डिसलोकेशन में क्या होता है? आर्टिकुलर सरफेस जो है एक दूसरे से कांटेक्ट छूट जाता है। देन इंजुरी टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो इंजुरी होती है, इट मे बी अ डायरेक्ट इंजुरी और एन इनडायरेक्ट इंजुरी। डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट, मतलब नर्वस सिस्टम में ही चोट लग सकता है या दूसरे जगह पे चोट लगा है जिसके चलते नर्वस सिस्टम में चोट लग गया, जैसे हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया या आपका डिसलोकेशन हो गया। उस कंडीशन में मेरा नर्वस सिस्टम में इंजुरी हो सकती है। वहां पर नर्व में कोई चोट नहीं लगा, लेकिन जब मेरा हड्डी खसक गया तो वहां पर जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, जिसके लिए मेरा नर्व का फंक्शन कम हो सकता है। So it may be a direct or indirect injury, can be of the PNS or the CNS. PNS मतलब peripheral nervous system, CNS मतलब central nervous system. Then depending on the severity of injury, एक होता है mild injury, दूसरा होता है moderate injury और तीसरा होता है severe injury. Mild क्या है? Mild injury मतलब बहुत मामूली चोट लगा है, मॉडरेट मतलब मध्यम वर्ग की चोट है, सीवियर मतलब बहुत गंभीर चोट है। माइल्ड इंजरी तभी इंजरी के बोलेंगे जब किसी खिलाड़ी को उस खेल से चोट लगने के बाद 1 से 7 दिन के लिए बाहर रखा जाता है। व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज साइडलाइन फॉर 1 to 7 days फॉलोइंग एन इंजरी, देन दैट इंजरी इज नोन एज माइल्ड इंजरी। अगर वहीं पर चोट के कारण एक खिलाड़ी 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक खेल से बाहर रहता है, खेल नहीं कर पाता है, खेल नहीं पाता है, तब उस चोट को हम लोग मॉडरेट इंजरी बोलेंगे, मध्यम वर्ग की इंजरी बोलेंगे। और तीसरा जो होता है, अगर 3 हफ्ते या उससे ज्यादा समय के लिए एक खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है, वो खेल नहीं पाता है, उस कंडीशन में उस चोट जिसके कारण से वो खेल से बाहर हुआ है उसको हम लोग सीवियर इंजरी या गंभीर चोट बोलेंगे। सो माइल्ड इंजरी, moderate injury and severe injury. Mild injury, it is 1 to 7 days. Moderate injury, it is 7 to 21 days. And severe injury, 3 or more than 3 weeks. That is the rest period. Depending on the type of appearance, एक होता है मेरा acute injury, दूसरा होता है chronic injury. Acute injury occurs suddenly during activity. अचानक से एक्टिविटी के दौरान हमारा जब इंजुरी होती है उसको हम लोग एक्यूट इंजुरी बोलते हैं। साइंस ऑफ एन एक्यूट इंजुरी इंक्लूड सडन सीवियर पेन, अचानक से बहुत गहरा दर्द, बहुत गंभीर दर्द। दूसरा स्वेलिंग, सूजन, जहां पर चोट लगा है उस एरिया में सूजन हो जाता है। तीसरा इनएबिलिटी टू प्लेस वेट ऑन द लोअर लिम्ब, मतलब जब हम उस पर्टिकुलर लिम्ब जहां पर चोट लगा है वहां पर वजन देना चाहते हैं, शरीर का वजन अगर देना चाहते हैं वहां पर, तो वो संभव नहीं हो पाता है, वो खिलाड़ी जो है वो अपना संतुलन खो देता है। देन एक्सट्रीम टेंडरनेस इन एन अपर लिम्ब, अगर हाथों में या अपर लिम्ब में चोट लगा है, कैसे बोलेंगे वो चोट एक्यूट इंजरी है, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, थोड़ा छूने से भी दर्द होती है अपर लिम्ब में, इट इज द टाइम ऑफ acute injury. Inability to move a joint through full range of motion, जब मूवमेंट करने जाते हैं एक जोड़ का, संधि का, वो अपना जो कंप्लीट रेंज होता है वो रेंज करने में सक्षम नहीं होता है। इन केस ऑफ एक्यूट इंजरी, अगर चोट लगता है तो जॉइंट का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, कम हो जाती है। एक्सट्रीम लिम्ब वीकनेस,
लिम्ब में वीकनेस, कमजोरी, ये भी मेरा एक कारण हो सकता है फॉर द एक्यूट इंजुरी। ऑफ कोर्स विजिबल डिसलोकेशन, पता चल जाता है चोट लगने के बाद कि हाँ यहाँ पर चोट लगा है, पता चलता है कि हाथ जहाँ पर नॉर्मल रहना चाहिए वो चोट लग गया, हाथ थोड़ा सा कंधा खसक गया। सो दिस आर विजिबल डिसलोकेशन एंड ब्रेक इन अ बोन। हमारे फोर आर्म में एक जोड़ है एल्बो में, दूसरा जोड़ है हमारा कलाई में। अगर देखा जाता है कि ये एल्बो और कलाई छोड़ के भी कहीं पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो दैट इज नॉट बेसिकली एनाटॉमिकल, दैट इज बेसिकली पैथोलॉजी। एग्जाम्पल्स आर स्प्रेन्ड एंकल, स्ट्रेन्ड बैक और फ्रैक्चर्ड हैंड। ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इंजुरी था। देन क्रॉनिक इंजुरी। क्रॉनिक इंजुरी क्या है? इट इज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ओवर यूजिंग वन एरिया ऑफ द बॉडी while प्लेइंग अ स्पोर्ट और एक्सरसाइजिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हम जब किसी एक खेल में भाग लेते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि पर्टिकुलर एक ही एरिया को बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है मेरा, सबको पता है, क्रिकेट। तो क्रिकेटर में जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके कंधे में इंजुरी। दिस इज अ वेरी कॉमन इंजुरी इन टुडेज स्पोर्ट्स फील्ड। आज के जो स्थिति में, आज के खेल की स्थिति में, जो इंडिया में बात करूंगा, जो आपका बॉलर्स होते हैं उनमें कंधे में जो दर्द होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक इंजुरी, क्योंकि एक ही हिस्से को वो बार बार मूव करते हैं। साइंस ऑफ अ क्रॉनिक इंजुरी में इंक्लूड पेन व्हेन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। जब एक्टिविटी में भाग लेते हैं उस दौरान दर्द होता है। जब कुछ काम करते नहीं है उस दौरान एक डल, एक हल्का सा, एक माइल्ड एक दर्द महसूस होता है, वो लगातार रहता है। जब आप काम नहीं कर रहे हो तब भी रहता है। एंड तीसरा है स्वेलिंग, सूजन। जहां पर चोट लगा है वहां पर अगर हल्का से हाथ देंगे पता चलेगा कि वहां पर सूजन है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ क्रॉनिक इंजुरी: पेन व्हेन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, डल एक व्हेन एट रेस्ट एंड स्वेलिंग। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक में अंत में आ गए हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल टॉपिक, इंजुरीज इन स्पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। खेल में लगने वाले चोट और उसके अलग अलग प्रकार। इफ यू फील दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आपको लगता है ये आपको फायदा देगा, तो ऑफ कोर्स आप इसको देखिए, बार बार देख सकते हैं, इससे पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट, पुट दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स। आपका डाउट्स होंगे, कोशिश करेंगे उस डाउट्स को हम क्लियर करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, कमेंट सेक्शन में। तो आज यहीं पर रोकते हैं। वी विल मीट अनदर टाइम with a new topic for discussion. Thank you very much.